तो स्वागत है आपका जीएस एकेडमी दरभंगा में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, यहाँ से शुरुआत होती है आधुनिक भारत के इतिहास की, जिसमें पढ़ेंगे हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। कौन सी कंपनी यूरोप किस इस सन में आई, कब कैसे आई, क्या इतिहास रहा उनका, ये सभी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें सामान्य परिचय हमने पढ़ा था, और आज इतिहास में पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्योंकि हमने सार संग्रह का एनालिसिस भी किया था, जो कि पीपीएससी टीआरई के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पूरी बुक है, तो यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, देखेंगे हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ठीक है, जिसमें प्रथम यूरोपीय कौन थे, वो पुर्तगाली थे। और कौन आया था, ये सभी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, जिसमें क्या कौन सा नाम निकल के आता है, वास्को डी गामा। जो कि पुर्तगाली था, उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, यूरोप से आने वाला था। और भारत आगमन कब किया, 17 मई 1498 को ये भारत आया था। और किस तट पे आया था, ये सभी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वास्को डी गामा, ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर आया था, तो कालीकट बंदरगाह पर। तो वहाँ स्वागत इसका किसने किया था, तो जमोरिन ने। जमोरिन कौन था, स्थानीय शासक था कालीकट कोचीन का। ठीक है, जो कि उस साइड कोचीन पड़ता है, वास्को डी गामा वहाँ का स्थानीय शासक था जमोरिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो कोचीन में, जिसको आज कोची भी कहा जाता है, कोचीन में की थी। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 में बना था। प्रथम वाइसरॉय था पुर्तगाली उपनिवेश का, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो बॉक्स में बना रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमने जो एनालिसिस किया था, देखा था यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही गया है। चलिए जानते हैं। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, भारत में तंबाकू और कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब स्टार्ट किया गया था, 1556 में। स्थापना वर्ष क्या था, 1556। कहाँ किया गया था, गोवा में। ठीक है, गोवा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ये ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियसली पूछा गया है, आजकल ज़्यादातर पूछा जा रहा है। शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय था, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, विभिन्न दोषों के खोजकर्ता, मतलब विभिन्न देशों के मार्ग का खोजकर्ता। पहले के ज़माने में जो मार्ग लोगों को पता नहीं रहता था, एक जगह रह जाते थे और मार्ग खोज लिया जाता था, तो उनसे बाकी दुनिया कनेक्ट कर लेती थी। तो ऐसे ही देखेंगे, विभिन्न देशों के खोजकर्ता यानी वो मार्ग के खोजकर्ता कौन थे, देखते हैं। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी, तो भारत की खोज की थी। ठीक है, कोलंबस ने किसकी खोज की थी, अमेरिका की। और कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान किसकी खोज की थी, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तस्मान ने।
बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप मीन्स दक्षिण अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप मतलब दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। हाँ जी, एक बार और देख लेते हैं। वास्को डी गामा की खोज किसने की थी? भारत ने। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? सॉरी, वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत की। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। कैप्टन जेम्स कुक ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की, ध्यान में रखेंगे। तस्मान किस देश की खोज की थी? तो तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की थी। बार्थोलोम्यू डियाज ने किसकी खोज की थी? तो केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, यानी कि पुर्तगाली शक्ति इसके कार्यकाल में मजबूत हुई थी, तो इसको वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? ठीक है, क्या पूछा गया पॉइंट में? किस वायसराय के काल में, हाँ, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो पहले मैंने बताया बॉक्स में जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया था? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। ये सभी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले तो उसका PYQ भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। पहले ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद NCERT भी पढ़ेंगे ताकि सभी चीज़ें हमें अच्छे से ध्यान में रहे, और इस बुक का रिवीजन भी करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? पुर्तगालियों के बाद कौन आया था भारत में? तो डच आए थे, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच आए थे। वो कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, और जिसे वर्तमान में नीदरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपको क्रम भी पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान में रखेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इस्तादो द इंडिया भारत में किस देश की कंपनी थी? तो पुर्तगाल की। भारत में कब आई थी? 1498 में। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको VBI मानेंगे और इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे जी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम ही कितना बना दीजिए। तो ये किस शॉर्टकट में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये किस देश की कंपनी थी? तो ब्रिटेन की। स्थापना इसका कब किया गया था? 1600 में। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में, ठीक है, सूरत में देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। तो ये नाम से ही देख सकते हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये किस देश का था? तो हॉलैंड का, जिसे आज के डेट में नीदरलैंड कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में इसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी इसने? तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? तो डेनमार्क की कंपनी थी। डेनमार्क की, नाम से ही समझ में आ रहा है, डेनमार्क और डेनिश। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? किस देश की? तो डेनमार्क की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1616 में हुई थी। 1616 के करीब हुई थी। और इसने अब भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो त्रैंकोबार, जो कि अभी त्रावणकोर उसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सबसे लास्ट में इसी कंपनी का स्थापना हुआ था, द इंडिस ओरिएंटलिस इसको कहा जाता है। ये कहाँ की थी? फ्रांस की थी।
नाम से ही समझ में आ रहा है। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? तो फ्रांस की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? तो सूरत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे आखिरी में आई थी उसकी भी प्रथम फैक्ट्री सूरत में रहेगी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं ताकि ध्यान में रहे हमें। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? पुर्तगाल की थी, नाम से ही समझ में आ रहा है। और इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री कोचीन, जो कि अभी कोची कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी, और इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। और इसकी प्रथम फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित हुई थी। ठीक है, और देखेंगे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये कहाँ की कंपनी थी? तो हॉलैंड की कंपनी थी, जिसे आज नीदरलैंड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1602 में हुई थी, और इसकी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में रहेगी, ध्यान में रहेगी, रखिएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि किस देश की कंपनी थी? तो डेनमार्क की कंपनी थी। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री त्रैंकोबार, जो कि अभी का त्रावणकोर कहलाता है, यहाँ स्थापित की थी। ठीक है, और लास्ट में आएंगे अपने पॉइंट पे, लास्ट में आएंगे, देख सकते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हाँ जी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे जो कि फ्रांस देश की कंपनी थी, और इसे स्थापना 1664 ईस्वी में किया गया था। और इसकी भी प्रथम फैक्ट्री सूरत में थी, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी प्रथम फैक्ट्री सूरत में थी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में थी। ठीक है, अब इसका क्रम देखते हैं, जो क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है हमसे। यूरोपीय हाँ, तो हम कहाँ थे? यूरोप में यूरोपीय व्यापारियों का भारत चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम से। ठीक है, तो देखेंगे पुर्तगाली पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। जो कि कैसे स्थापना हुआ था ये सब नहीं पूछा जाता है इसका क्रम, लेकिन भारत में आगमन का क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे। पहले नंबर पे पी, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं हम इसका। पहले आए थे पी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद फिर डी, उसके बाद एफ, उसके बाद एस। ये ध्यान में रखेंगे ये लेटर, तो आपको जैसे पी बी डी 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 एफ एस, ये अक्सर भूल जाते हैं, क्रम याद नहीं रहता, तो ऐसे याद कर सकते हैं पी डी बी डी डी एफ एस। तो इससे होगा पहले पुर्तगाली, पहले नंबर पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा सबसे अंत में 1961 में गए थे। ठीक है, क्या कह रहा है? यूरोपीय शक्तियों में 1 मिनट, हाँ चलिए देखते हैं। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा सबसे अंत 1961 में भी में यहाँ से गए भी थे। तो सबसे पहले किसने भारत में प्रवेश किया था? पुर्तगाली ने 1498 में, और सबसे अंत में जो गए थे 1961 में। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन 1900 इसका इन लोगों का कब्जा था जो 1961 तक था। कहाँ था? तो गोवा में था। गोवा में इन लोगों का कब्जा 1961 था, 61 तक था। ऑपरेशन विजय के द्वारा जो सो हम लोगों ने इसे हम अपने भारत में मिला लिया था, उन लोगों को भगा दिया था, जो कि 1961 में। सबसे अंत में जो हमारे देश से गए थे
वो पुर्तगाली थे, 1961 में गोवा से गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, किस यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, जो सब भारत से पहले क्या होता था, मसाले को निर्यात किया जाता था, ज़्यादातर मसालों के निर्यात पे यूरोपीय देश जो है सो मसालों के निर्यात पे ध्यान देते थे। इन यहाँ पूछ रहा है किसने कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी, यानी यहाँ से कपड़े ज़्यादा को निर्यात करने लगे मसाला के बजाय, ज़्यादातर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता देते थे। कौन थे वो, डच थे। ठीक है, कैसे कैवे नंबर पर आए थे डच हमारे भारत में, तो देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आए थे। इसको पढ़ते चलेंगे, क्या था हमारा ट्रिक, PBD और नहीं नहीं नहीं, PD PDB और DFS। P से पुर्तगाली, D से डच, B से ब्रिटिश, D से डेनिश, F से फ्रांसिस, S से स्वीडिश। तो इसे ध्यान में रखेंगे क्रम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी। ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी, तो डचों ने की थी, डचों ने, चूंकि भारत में दूसरे नंबर पर आए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, डच एवं अंग्रेजों के मध्य। क्योंकि यहाँ अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, तो उन लोगों के बीच भी युद्ध हुआ था। तो वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो डच एवं अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेजों के मध्य 1759। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये अकबर था, 1600 के करीब स्थापना हुई थी, और 1600 में भारत का सम्राट कौन था, तो अकबर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनाकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था भारत, जो कि किस लिए आया था, तो अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में जो से अपना मदद लेने आया था कि हम पहले तो राजधानी भारत में उनका, वो मदद मांगने आए थे कि यहाँ हमें स्थापना करने के लिए आपका परमिशन चाहिए, तो वो आए थे। तो कौन आया था, कैप्टन जेम्स हॉकिंस आए थे। ठीक है, 1608 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में। ठीक है, और उसके 2 साल बाद प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो कि मैंने पहले बताया, ये बॉक्स में है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, यानी भारत से निकाल दिया गया था। भारत में जो सो किसी भी तरह का व्यापार करने के लिए रोक लगा दी गई थी, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और किसको निकाला गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, जॉन चाइल्ड को, सर्वर नहीं बोलना है, जॉन चाइल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया, किसने किया था, फर्रुखसियार ने। किस लिए किया था, तो हैमिल्टन एक जो सो डॉक्टर था, जो उपचार किया था किसका, मुगल बादशाह
मुगल बादशाह किसका, फर्रुखसियार का उपचार किया था 1717 में, तो जिसके कारण फर्रुखसियार ने उससे खुश होकर महाधिकार प्राप्त किया सबसे पहली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये बॉक्स में है तो इसे हम थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या दिया गया है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। तो 1661 में देख सकते हैं कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप दे दिया था। ठीक है, जो कि 1668 में 1668 में ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, चलिए फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि हमारे माइंड में ये बैठ जाए। बहुत सारा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ था, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1661 में चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया और उसके 7 साल बाद यानी 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया ध्यान में रखिएगा, 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई यूएसओ ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन कौन से हैं। कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, जॉब चेरनॉक, ध्यान में रखेंगे, जॉब चेरनॉक कलकत्ता के संस्थापक थे। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे। ठीक है, नई दिल्ली के संस्थापक कौन थे, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। बम्बई के संस्थापक कौन थे, गिराल्ड ओंगियार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता के संस्थापक जॉब चेरनॉक, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, नई दिल्ली के संस्थापक एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, बम्बई के संस्थापक गिराल्ड ओंगियार थे। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था, बिहार। ये हमारा बिहार स्पेशल हो गया। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से। सर्वोत्तम सबसे हाई क्वालिटी का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे यूरोपीय, तो बिहार से करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी, तो कोलबर्ट के प्रयासों से। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी और किसके प्रयासों से, तो कोलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देख सकते हैं फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, लुई 14वें कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी और किसके प्रयासों से हुई थी, कोलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, किसके प्रयासों से, कोलबर्ट के प्रयासों से। किस वर्ष में, तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लुई 14वें के कार्यकाल में थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सूरत 1668 ईस्वी में। ठीक है, क्या कहता है पॉइंट देखते हैं फिर से ध्यान से। फ्रैंक कैरो के द्वारा प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो सूरत में 1668 में। ठीक है, तो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो सूरत में 1668 में। किसने की, किसके द्वारा, तो फ्रैंक कैरो के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, जो दखल देना शुरू किया था सबसे पहले हमारे देश के विवादों में किसने किया था,
और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेन, ठीक है। पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ स्थापित किया गया था? पौंडीचेरी में। जो वन लाइनर पॉइंट है पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पौंडीचेरी में। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पुर्तगालियों ने सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? पुर्तगालियों को जो सो किसने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने। किस स्थान पर? तो सौली स्थान पर। पुर्तगालियों को किसने पराजित किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो थॉमस बेस्ट ने। किस स्थान पर? तो सौली स्थान पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और इसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे प्रसिद्ध कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। मतलब अंग्रेज और फ्रांस अपने में ही लड़ते रहते थे। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य, ठीक है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला-सैपेल की संधि। एक्सला-सैपेल की संधि कब समाप्त हुआ था? तो 1748 में। किस युद्ध की संधि थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि थी। एक्सला-सैपेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था 1748 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट है, देख सकते हैं। ये कर्नाटक के युद्ध के बारे में देखेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये ईस्वी नहीं पूछता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के अधिकार का युद्ध। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा जाता था? तो फ्रांस और ब्रिटिश के मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और संधि प्रथम कर्नाटक की संधि किस संधि के द्वारा हुई थी? तो एक्सला-सैपेल की संधि, जो आपने अभी पढ़ा था। और इसका परिणाम क्या रहा? अनिर्णित। कुछ भी निर्णय नहीं निकला था इस युद्ध का। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। इसका कारण क्या था? कर्नाटक को जीतने का युद्ध था। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। तो ये समाप्त कैसे हुई थी? तो पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी 1755 ईस्वी में। और इसका परिणाम क्या निकला था? ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया था। ब्रिटेन मजबूत हो गया था। चलिए नेक्स्ट तीसरे कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। और ये संधि किसके द्वारा ये युद्ध समाप्त हुए थे? पेरिस संधि 1763 के द्वारा समाप्त हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकला था? तो ये फ्रांस की पराजय हुई थी इस युद्ध में। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। संधि कौन सी थी? पेरिस की संधि। कब हुई थी? तो 1763 ईस्वी में, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया और उसके उत्तराधिकार का युद्ध था। और संधि, किस संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ? एक्सला-सैपेल की संधि 1748 में। परिणाम रहा अनिर्णित, मतलब कोई भी निर्णय नहीं निकला था। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा जाता था? तो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। 3 युद्ध हुए थे, टोटल 3 युद्ध हुए थे। प्रथम हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका कारण क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, मतलब कर्नाटक को जीतने का युद्ध था। इसकी युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पौंडीचेरी की संधि, जो कि 1755 में हुई थी। और इसका परिणाम क्या था? तो ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया था। चूंकि तीसरे युद्ध को देखते हैं। तो दोस्तों तीसरे युद्ध में हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध में। इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण।
और किस संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि से 1763 में। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। किस युद्ध की समाप्ति हुई थी इस संधि के द्वारा? तो तृतीय कर्नाटिक युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इसका परिणाम क्या था? तो फ्रांस की पराजय हुई थी, फ्रांस हार गया था और ब्रिटेन जीत गया था। चलिए लास्ट पॉइंट वो देखते हैं आज के। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ से आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी अनदर किसी फ्रेंड सर्कल में आपके हो गए जो पढ़ना चाहते हैं इस टाइप का कंटेंट, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का चेंजिंग चाहते हैं वीडियो, या फिर किसी तरह का वीडियो आप हम मेरे द्वारा जानना चाहते हैं किसी तरह के ये, तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं, वो चेंजिंग की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।